नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आज का दिन राहत की बारिश भरा माना जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की हालत खस्ता होने और शिवराज सिंह के चेहरे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आलाकमान ने केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश के मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर को राज्य विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति का मुखिया नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें, मध्य प्रदेश की सत्ता और संगठन में बदलाव की चर्चाएं जब तब उठती रहती हैं। तमाम समीकरणों के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्थिति कमजोर दर कमजोर होती दिखलाई पड़ती रही है। ऐसा माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह की बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है। हालांकि शुक्रवार को प्रभारी द्वय भोपाल आए, बैठकों का दौर चला। बैठकों के दरमियान ही दिल्ली से खबर आ गई जिसने शिवराज सिंह और उनके खेमे की बाँछें खिला दी। ये खबर थी विधानसभा चुनाव में प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान में शानदार तालमेल है। तोमर की नियुक्ति को शिवराज के लिए कई कोणों से बेहद अहम करार दिया जा रहा है। हालांकि सिंधिया और कुछ के लिए ये बुरी खबर भी मानी जा रही है। कुल मिलाकर अभी यह खबर ग्वालियर चंबल संभाग के मुख्यमंत्री पद के उन दावेदारों के लिए भी बुरी खबर है जो शिवराज को धक्याकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए लालायत बने रहते हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा धारावी पुनर्विकास परियोजना को औपचारिक रूप से अडानी समूह की कंपनी को सौंपने को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया और आरोप लगाया कि भाजपा की राज्य सरकारें उनके करीबियों के लिए एटीएम मशीनें बनकर रह गई हैं। बता दें, महाराष्ट्र आवास विभाग के मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धारावी पुनर्विकास परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसे सरकार अडानी समूह के साथ साझेदारी में करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे पीएम मोदी ने अपनी राज्य सरकारों को अपने करीबियों के लिए एटीएम मशीन में तब्दील कर दिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि एक विवाद के कारण मूल टेंडर रद्द होने के बाद शिंदे फडणवीस सरकार ने टेंडर की शर्तों को बदलने के लिए अद्भुत कलाबाजी की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पीएम मोदी के सबसे करीबी दोस्त ही एकमात्र संभावित विजेता हैं। उद्धव ठाकरे की यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा है कि एक उद्योगपति के एक नए युग के गुलामों से मिले। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो आवास विभाग संभाल रहे थे, उन्होंने शुक्रवार को अपने सहयोगी अतुल सावे को कार्यभार सौंपने से एक दिन पहले इसको मंजूरी दे दी। बता दें, मुंबई में स्थित धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। यह प्रोजेक्ट पिछले साल नवंबर में अडानी प्रॉपर्टीज ने जीता था। बोली लगाने वालों में डीएलएफ, नमन डेवलपर्स शामिल थे। 2018 में धारावी परियोजना के लिए जो टेंडर निकला था उसमें दुबई स्थित सेक लिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी थी। जब फडणवीस शिंदे सरकार ने परियोजना के लिए नई बोली बुलाई तो दुबई की कंपनी ने अदालत का रुख किया था। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने मणिपुर को लेकर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मणिपुर की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और मणिपुर के लोगों के प्रति अपने समर्थन और सहानुभूति को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ एकजुटता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, हमें स्पष्टीकरण की जरूरत है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के आम चुनावों की तैयारी बैठक के समापन पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक्ट लीस्ट नीति बन गई है। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि हो सकता है कि सीमा पार से आए घुसपैठियों ने पूर्वोत्तर राज्य में जारी अशांति को बढ़ावा दिया हो। बता दें, मणिपुर की सीमा असम, मिजोरम और नागालैंड से लगती है, लेकिन माना जा सकता है कि राज्यपाल का आशय म्यांमार से लगी राज्य की सीमा से था जो फरवरी 2021 से गृह युद्ध में फंसा हुआ है। इसके साथ ही शुक्रवार को जारी राजभवन के एक बयान में कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय राज्यपाल का बयान खुफिया सूचनाओं पर आधारित था जो कुछ शत्रुतापूर्ण तत्वों की मौजूदगी का संकेत दे रहे थे जो मणिपुर में मौजूदा अशांति को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार से घुसपैठ कर सकते थे। ये स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि राज्यपाल ने गुरुवार को इम्फाल पूर्वी जिले में एक राहत शिविर के दौरे के दौरान मणिपुर हिंसा में बाहरी ताकतों की संलिप्तता का संकेत दिया। आजम खान के खिलाफ शहजादनगर थाने में दर्ज हेट स्पीच मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। उन्हें हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा भी सुना दी गई है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जब आजम खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
उस मामले में एडीओ पंचायत अनिल कुमार ने शाहजादनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अब उसी केस में रामपुर कोर्ट ने आज आजम खान को दोषी मान लिया। पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंच गए हैं। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान पीएम मोदी शीर्ष नेतृत्व के साथ खासतौर पर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों पर बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान दोनों रणनीतिक साझेदार देश एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते को लेकर हुई प्रोग्रेस की समीक्षा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि इस रिश्ते की खूबसूरती ये है कि हमारे नेता नियमित रूप से संपर्क में रहे हैं, यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी वो वर्चुअली मिल रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी को फिर से घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर जल गया। यूरोपीय संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हुई और पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा है। इसके साथ ही राहुल ने रफाल की चर्चा करते हुए कहा कि इस बीच रफाल ने पीएम मोदी को बेस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया। बता दें, फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस परेड में शामिल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। बिहार में सियासी उठापटक की राजनीतिक रणनीतियों के बीच भाजपा अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है। भाजपा एनडीए को मजबूत करने और बिछड़े साथियों को जोड़ने में लगी हुई है। इसी क्रम में वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अपने पाले में लाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। 7 दिनों में ये नित्यानंद की उनसे दूसरी मुलाकात है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने ट्विटर हैंडल से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। इस दौरान चिराग पासवान की मां रीना पासवान भी मौजूद रही थी। इससे पहले 9 जुलाई को नित्यानंद राय पटना में चिराग पासवान के घर पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी समेत कुछ और दलों को भी एनडीए बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियां अपने घटक बढ़ा रही हैं तो बीजेपी भी पीछे रहना नहीं चाहती है। वो लगातार कोशिश में है कि उसके गठबंधन को मजबूत किया जाए। राजस्थान के करौली में हुए भयावह घटना में एक 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया, चेहरे पर तेजाब फेंका गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। करौली के नादौती क्षेत्र के भीलवाड़ा रोड पर गुरुवार को उसका शव एक कुएं में मिला है। राजस्थान विधानसभा में ये मामला उठा है और भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। बता दें, राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, उस परिवार की एक महिला ने बताया है कि वो 2-3 आदमी थे। वो चुपचाप आए, उसके मुंह पर कपड़ा डाला और उसे एक कार के अंदर बांध दिया और अब वो मर चुकी है। उस महिला ने आरोप लगाया है कि गैंगरेप के बाद सीने में गोली मारी गई और चेहरे पर तेजाब डाला गया था। उफनती यमुना अब धीरे धीरे शांत हो रही है। पुराने रेलवे पुल पर नदी के प्रवाह में कमी आ रही है। जल स्तर पहले से घटा है, लेकिन यमुना नदी का जल स्तर 207.62 मीटर दर्ज किया गया है, जो अभी भी खतरे के स्तर से ऊपर है। आज 15 जुलाई को सुबह 9 बजे यमुना को जल स्तर 207.53 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यमुना नदी का जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में न जाने की चेतावनी देते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह घातक हो सकता है, क्योंकि पानी की गति बहुत तेज है और पानी कभी भी बढ़ सकता है। भारत ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 1 पारी और 141 रनों से हरा दिया है। 2 मैच की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। पहले मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहली पारी में 150 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 421 रन बनाए, जिसके चलते भारत को 271 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में उत्तरी वेस्टइंडीज की टीम 130 रन ही बना सकी। रविचंद्रन अश्विन और यशस्वी जायसवाल इस जीत के हीरो रहे। रविचंद्रन ने इस मुकाबले में 12 विकेट झटकाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 171 रनों की पारी खेली। सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 जुलाई से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।